प्रिया ने जबरदस्ती कुछ कहने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान मौजूदा स्थिति से हट जाए, लेकिन जितना वह सोचने से बचने की कोशिश करती उतना ही वह इस बारे में सोचने लगती। यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा यह पूरी घाटी घनी यिन ऊर्जा से भर जाएगी। अर्जुन, तुम बिल्कुल भी मुझसे दूर मत जाना, वरना इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। ठीक है। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। अब दोनों ने कुछ नहीं कहा। इस स्थिति में इतने करीब खड़े होकर वे चुपचाप इंतजार करने लगे। एक धड़कता हुआ दिल, इतना तेज कि झुनझुनी महसूस हो। प्रिया का शरीर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। यह पहली बार था जब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कांटे चुभ रहे हों और उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से झंझना रहा था। वह हिल भी नहीं सकती थी और उसकी पूरी देह कंपा रही थी। अर्जुन ने भी उसकी घबराहट महसूस की। उसकी रक्त लाल त्वचा को देखकर उसने भौहें चढ़ा लीं और कहा, कैसा रहेगा अगर मैं बाहर चला जाऊं? उसे भरोसा था कि वह खुद अपने सत्य यांग तकनीक से इस ऊर्जा को रोक सकता है, क्योंकि यह यिन ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। इससे ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती, लेकिन उसकी यह मासूम सीनियर प्रिया बहुत भोली थी। उसे इस स्थिति में देखना अर्जुन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं, प्रिया ने तुरंत सिर हिलाया। बस मेरे पास खड़े रहो, बिल्कुल भी मत जाओ। क्योंकि वह इतनी जिद कर रही थी, अर्जुन असमंजस में पड़ गया। दूसरी ओर रक्त संप्रदाय के लोगों को घाटी में हो रहे परिवर्तनों का एहसास हो चुका था और वे सभी तुरंत वहां पहुंच गए। नीचे बहती यिन ऊर्जा को देखकर विनय सोच में पड़ गया। लंबोदर सिंह की उत्तेजना बढ़ गई। मुख्य कर्ताधीश विनय, क्या वे पहले ही क्रियाशील हो चुके हैं? अगर अर्जुन और प्रिया ने कुछ किया था तो उनकी टोली बिना किसी झिझक के उन पर हमला कर सकती थी। विनय ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि चारों ओर ध्यान से देखने लगा। घाटी में निश्चित रूप से कुछ रहस्यमयी चीज हो रही थी, लेकिन अपनी पूरी समझ और अनुभव के बावजूद वह ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहा था। लंबोदर सिंह की अधीरता को देखकर उसने अनमने ढंग से कहा, वे हिले हैं या नहीं यह साफ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वहां कुछ रहस्यमयी वस्तु है। क्या हमें? इससे पहले कि विनय अपनी बात पूरी करता, लंबोदर ने उसे अधीरता में बीच में ही काट दिया। अब और इंतजार मत करो, चूंकि वह वस्तु प्रकट हो चुकी है, चाहे उन्होंने कोई कार्रवाई की हो या नहीं, अब इसका कोई महत्व नहीं। मुख्य कर्ताधीश विनय, हमें अब उन दोनों को खत्म कर देना चाहिए। बाद में उस खजाने को हासिल करने में देर नहीं होगी। आहें भरते हुए विनय ने सिर हिलाया। ठीक है सब लोग, चलो। रात के अंधेरे में लंबोदर सिंह की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। जल्द ही वह उस नकाब पोश स्त्री को पकड़ सकेगा और उसके चेहरे से नकाब हटा सकेगा, फिर उसे अपने नीचे दबाकर आनंद उठाएगा। इस विचार मात्र से उसकी उत्तेजना बढ़ गई। अर्जुन, चूंकि तुमने मेरी स्त्री पर नजर डाली है, तो अब इसके अंजाम भी भुगतने पड़ेंगे। बाद में मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना दूंगा कि मैं उस स्त्री के साथ क्या करने वाला हूं। जब वह दर्द से चीखें मारेगी, तब मैं तुम्हारी असहायता और क्रोध का पूरा आनंद लूंगा। 13 लोग बिना अब कोई छिपाव किए विनय के इशारे पर तेजी से घाटी में कूद गए। सबसे ज्यादा दयनीय आंधी सदन का वह शिष्य था जो अभी सिर्फ काया निर्माण स्तर पर था। इतनी ऊंचाई से कूदने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन लंबोदर सिंह ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने निर्दयता से उसे नीचे धकेल दिया, जिससे वह सीधे मौत के मुंह में चला गया। एक क्रोधित लहर किसी का इंतजार नहीं करती। गिरता हुआ शिष्य अपार अपमान महसूस कर रहा था। रक्त संप्रदाय और आंधी सदन के लोग अत्यधिक हंगामा कर रहे थे। अभी वे पूरी तरह नीचे भी नहीं उतरे थे कि एक शिष्य की दर्दनाक चीख गूंज उठी, जिसने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। अर्जुन और प्रिया के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां से चीख आई थी। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी थी कि कोई उनका पीछा कर रहा था। मेहता का पीछा करने का तरीका बेहद निपुण था और वह इतनी दूरी बनाए हुए था कि उन पर नजर भी रखी जा सके और पकड़े जाने का खतरा भी न हो। प्रिया की शक्ति यद्यपि उच्च स्तर की थी, लेकिन इतनी दूर की हलचल को भांपने में वह भी असमर्थ रही। यहां और लोग कैसे आ गए? प्रिया ने चिंता से कहा।
अर्जुन का भी चेहरा गंभीर हो गया। प्रिया के अनुसार यह स्थान वर्ष भर साधारण ही रहता था, केवल 7 जुलाई को इसमें परिवर्तन आता था। यह किसी को पता नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब यह हुआ कि वे लोग उसी चीज के लिए आए थे जिसके लिए वे यहाँ थे, या फिर वे अर्जुन और प्रिया के पीछे थे। हमें यहां से निकलना चाहिए, अर्जुन ने सुझाया। ठीक है, प्रिया ने तुरंत सहमति जताई। तुम कहां जाने की सोच रहे हो? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी और एक छाया मूर्ति उनके सामने प्रकट हो गई, जिसने उनके रास्ते को रोक दिया। अर्जुन और प्रिया इस अप्रत्याशित उपस्थिति से चौंक गए और तुरंत पीछे हटे। दोनों सतर्क हो गए और अपनी ऊर्जा को समेटने लगे। उनके सामने मेहता खड़ा था। वह अर्जुन की ओर देखकर उपेक्षा से मुस्कुराया, लेकिन जब उसने प्रिया को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना थी। अर्जुन ने भागने का रास्ता तलाशने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से मेहता की उपस्थिति ने उनका रास्ता रोक दिया था। यह व्यक्ति एक सच्चे तत्व सीमा का योद्धा है, अतः तुम कोई मूर्खता मत करना, प्रिया ने हल्की आवाज में अर्जुन को चेताया। अर्जुन का मन सतर्क हो गया। थोड़ी ही देर में रक्त संप्रदाय और आंधी सदन के अन्य लोग भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने घेराबंदी कर ली। तुम कौन हो? अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा। तभी लंबोदर सिंह आगे बढ़ा और क्रूरता से हंसते हुए बोला, मैं वह हूं जो तुम्हें मौत के घाट उतारने आया है। जैसे ही उसने प्रिया की ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। कमाल है, बेहद सुंदर। इस यात्रा का तो असली मजा अब आएगा, लंबोदर सिंह ने घृणास्पद लहजे में कहा। प्रिया के चेहरे पर घृणा और नाराजगी उभर आई। वह अर्जुन के पीछे हट गई। यद्यपि उसकी शक्ति अर्जुन से कई गुना अधिक थी, लेकिन वह अत्यधिक सरल और निष्कलंक थी। अर्जुन ने महसूस किया कि प्रिया की सांसें तेज हो गई थीं और वह घबराई हुई थी। क्या हमने तुम लोगों से कोई शत्रुता की थी? अर्जुन ने पूछा। लंबोदर सिंह ने ठहाका लगाया और बोला, बिल्कुल की थी। मैं रक्त संप्रदाय के उपगुरु लंबोदर सिंह का पोता हूं और तुमने मोहिनी के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की हिम्मत की। तुम्हें लगा कि इसका परिणाम नहीं होगा। अर्जुन को अब पूरी स्थिति समझ में आ गई। तभी नरेश ने भी आगे आकर कहा, मेरे छोटे भाई नरेंद्र का क्या हुआ? वह और चैतन्य दोनों गायब हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि यह तुम्हारी ही करतूत है। अर्जुन अब पूरी तरह स्थिति को समझ चुका था। पहली बार जब वह गुरुकुल से बाहर निकला था तो उसके पीछे 2 गुट लग गए थे और वे अपने साथ एक सच्चे तत्व सीमा का योद्धा भी लाए थे। इस बार उसने प्रिया को भी अपनी परेशानी में घसीट लिया था। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, यह मेरी समस्या है, तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। लेकिन इससे पहले कि प्रिया कुछ कह पाती, लंबोदर सिंह क्रूरता से हंसते हुए बोला, भागना चाहते हो? यह असंभव है। मैंने तुम दोनों का पीछा इतने दिनों तक किया है, अब तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता। अर्जुन, तुम्हारी मौत निश्चित है और यह लड़की मेरी हो जाएगी। मैं इसे तब तक नहीं मारूंगा जब तक यह पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाती। अर्जुन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रिया की ओर देखा और अचानक उसकी कलाई पकड़कर उसे पूरी शक्ति से पीछे धकेल दिया। भागो, अर्जुन ने पूरी ताकत से कहा। लेकिन जैसे ही प्रिया हवा में उड़ी, मेहता ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उसे रोकने के लिए एक प्रबल वार कर दिया। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि सामने वाले लोग संयोग से यहां नहीं आए हैं। यह पूरी तरह से एक सोचा समझा षड्यंत्र था। नहीं तो पहली बार मिलने पर कोई उनसे इतनी दुश्मनी कैसे रख सकता था? क्या ये लोग कोषाध्यक्ष मेहता और उनकी शिष्या के दुश्मन थे? अर्जुन के दिमाग में कई तरह की संभावनाएं चल रही थीं, लेकिन अगर उसे मरना भी पड्डी डीशे तो कम से कम उसे यह जानकर मरना चाहिए कि आखिर उसका अपराध क्या था। स्वाभाविक रूप से हमारे बीच दुश्मनी है, लंबोदर सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि उसे पहले ही जीत का एहसास हो चुका था। वह अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहता था। लड़के, मैं तुझे बता दूं, मैं रक्त संप्रदाय के उपाध्यक्ष लंबोदर तिवारी का पोता हूं। तूने मोहिनी के बारे में सपने देखने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे यह कभी लगा कि इस वजह से तुझे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? अर्जुन हक्का बक्का रह गया।
उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह उससे दुश्मनी निकालेंगे। उसने मोहिनी से अब तक सिर्फ 3 बार मुलाकात की थी और उनकी दोस्ती भी कोई खास गहरी नहीं थी। फिर भी उसे कोई अपनी राह का रोड़ा मानने लगा था। अर्जुन मन ही मन आह भरते हुए बस मौन खड़ा रहा। हालांकि उसने लंबोदर तिवारी का नाम पहले भी सुना था। उसे याद आया कि खदान में उस बूढ़े आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी और उस समय हुए अपमान को वह कभी नहीं भूल सकता था। लंबोदर सिंह की बात सुनकर नरेश भी गंभीर स्वर में बोला, नरेंद्र मेरा छोटा भाई था। वह और चैतन्य एक साथ लापता हो गए थे। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि कहीं उनके गायब होने का संबंध तुझसे तो नहीं? अब सारी बातें अर्जुन की समझ में आ गईं। ये दोनों गुट उसी के पीछे पड़े थे। ये पहली बार था जब वह गुरुकुल से बाहर निकला था और उसे 2-2 शत्रु गुटों का सामना करना पड़ रहा था। ऊपर से वे अपने साथ एक शक्तिशाली योद्धा को भी लेकर आए थे। इस बार उसने प्रिया को भी इस झमेले में फंसा दिया था। गहरी सांस लेते हुए अर्जुन ने अपना डर छोड़ दिया और निडर चेहरा दिखाया। उसने हल्के से प्रिया की ओर देखा और धीरे से उसका हाथ दबाते हुए फुसफुसाया, यह मेरी समस्या है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। किसी भी तरह भाग निकलने का मौका देखो। यह उसकी जिम्मेदारी थी और वह प्रिया को किसी भी कठिनाई में डालना नहीं चाहता था। अगर वह भाग जाती तो कम से कम अर्जुन के दिल पर कोई बोझ नहीं रहता। हालांकि अर्जुन ने यह बहुत धीरे से कहा था, फिर भी सामने वालों ने इसे सुन लिया। लंबोदर सिंह ठहाका मारकर हंसा, भागना? क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? मैं इतने दिनों तक जंगल में तुम्हारा पीछा करता रहा हूं, क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अर्जुन, तुम आज जरूर मरोगे, और रही बात इस लड़की की, तो तुम्हारी मौत के बाद यह मेरी बंधक बनेगी। चिंता मत करो, मैं इसे तुरंत नहीं मारूंगा, पहले इससे खेलूंगा, जब तक कि यह खुद मरने की भीख न मांगने लगे। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसने क्रोधित होकर चिल्लाया, भागो! इसी के साथ उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रिया की कलाई पकड़ी और उसे दूर धकेल दिया। प्रिया यह देखकर हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उसकी पीठ पर एक खतरनाक वार आ गया। भूल जाओ, विनय ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और अचानक प्रकट होकर प्रिया की पीठ पर एक जबरदस्त प्रहार किया। यह वार विनय का प्रिया को मारने के लिए नहीं था, बल्कि उसे भागने से रोकने के लिए किया गया था। सौभाग्य से प्रिया बहुत तेज थी। हालांकि अर्जुन ने उसे अचानक धक्का दे दिया था और वह हवा में लहराते हुए दूर जा रही थी। उसने तेजी से घूमकर विनय के वार की शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया और उसी के बल पर वह हल्के से अर्जुन के पास आकर खड़ी हो गई। अरे, यह देखकर अर्जुन ने मन ही मन लंबी सांस ली। एक सच्चे तत्व सीमा वाले योद्धा का नेतृत्व करना किसी प्रशिक्षित सेना और सशक्त घुड़सवारों को साथ लाने जैसा था। यदि उनके पास बचने की कोई उम्मीद होती भी, तो अब वह भी खत्म हो चुकी थी। मास्टर विनय, इस लड़की को मेरे पास लाओ, अगर यह फिर से भागने की कोशिश करे। लंबोदर सिंह ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहा, इसके दोनों हाथ पैर तोड़ देना, लेकिन चेहरे पर ज्यादा चोट मत आने देना। मुझे देखना है कि इस घूंघट के पीछे कैसी अनुपम सुंदरी छुपी हुई है। विनय हल्के से मुस्कुराया, मास्टर लंबोदर, निश्चिंत रहें, मैं इसे भागने नहीं दूंगा। उसे चिंता थी कि यदि लड़ाई के दौरान उसने प्रिया को अधिक क्षति पहुंचा दी तो लंबोदर सिंह नाराज हो सकता था। लेकिन जब उसने खुद कहा था कि हाथ पैर तोड़ सकते हो, तो फिर विनय को किस बात की चिंता थी? लंबोदर सिंह की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं, लेकिन वह अपनी सीमा जानता था। वह जानता था कि इस लड़की से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह उसके हाथ पैर तोड़ देता तो वह विद्रोह करने लायक भी नहीं रहती। यह उसके अहंकार को कुचलने का सबसे अच्छा तरीका था। उनकी बातें सुनकर अर्जुन और प्रिया के चेहरों पर घृणा के भाव आ गए। विनय ने स्पष्ट स्वर में कहा, लड़की, तुमने मास्टर लंबोदर की बात सुन ही ली होगी। यदि समझदारी है तो चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। प्रिया ने घृणापूर्वक उत्तर दिया, कभी नहीं।
ठीक है, विनय ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने खुद ही अपनी तबाही चुनी है। यह कहते ही उसकी काया हवा में उछली और दोनों हथेलियों से सच्चे तत्व की प्रचंड ऊर्जा निकली। इसकी आवाज एक गरजते हुए बाघ की गर्जना जैसी थी। उसका वार कई छोटे छोटे वारों में विभाजित हो गया और वे सभी प्रिया की ओर बढ़ने लगे। हमले की तीव्रता को महसूस करते हुए प्रिया गंभीर हो गई। उसकी कोमल हथेलियां नाचने लगीं, उंगलियों में ऊर्जा संचित हुई और उसने अपने ललाट के नीलमणि को छू लिया, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा लहरें निकली। हालांकि उसके नीलमणि से निकली शक्ति साधारण नहीं थी, लेकिन वह विनय के प्रचंड वार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगले ही क्षण हमला उसके सामने था। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि अर्जुन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। प्रिया के शरीर पर कई वार हुए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन तभी अचानक उसके ललाट का नीलमणि रहस्यमयी रूप से चमक उठा और एक अर्धवृत्तीय प्रकाश की दीवार उत्पन्न हुई, जिसने उसे और अर्जुन को घेर लिया। विनय के हमले उस प्रकाश दीवार से टकराते ही विलीन हो गए। प्रिया बिना हिले डुले खड़ी रही। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। विनय जमीन पर उतरा। उसकी आंखें उस प्रकाश दीवार को आश्चर्य से देख रही थीं। उसकी आवाज कांप उठी, स्वर्गीय स्तर का खजाना। यह सुनकर वहां मौजूद सभी की आंखें लाल हो गईं। लंबोदर सिंह की आंखों में भी अब केवल लालच था। तुमने क्या कहा? लंबोदर सिंह ने अंततः अपना ध्यान प्रिय पर से हटाकर विनय की ओर किया। हल्की लड़खड़ाती आवाज में उसने पूछा, मास्टर विनय, तुमने अभी क्या कहा? विनय का चेहरा हल्का सा कांप उठा। उसकी आंखों में लालच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसने लार निगलते हुए कहा, स्वर्गीय स्तर का खजाना। मेरी इस शक्ति को इतनी आसानी से अवशोषित कर लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक स्वर्गीय स्तर का खजाना है। तुम सच कह रहे हो? लंबोदर सिंह उत्तेजना से भर उठा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन जैसे तुच्छ व्यक्ति को मारने के बहाने न केवल उसे एक अनुपम सुंदरी मिलेगी, बल्कि उसे एक स्वर्गीय स्तर का खजाना भी प्राप्त होगा। स्वर्गीय स्तर के खजाने अमूल्य होते हैं। पूरे रक्त संप्रदाय में केवल हूमैन के पास ऐसा खजाना था। यदि यह खजाना उसके दादा लंबोदर तिवारी के हाथों में चला जाए तो उनकी शक्ति एक और स्तर ऊपर जा सकती थी। शायद तब हूमैन भी उनका सामना करने में सक्षम नहीं रहता। इसे छीनना होगा। हमें इसे हर हाल में पाना होगा। लंबोदर सिंह ने उत्तेजना से चिल्लाते हुए कहा, मास्टर विनय, यदि तुम इसे हासिल कर सको तो भविष्य में रक्त संप्रदाय के उपाध्यक्ष का पद तुम्हारा होगा। विशाल सिंह की बात सुनकर विनय के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसने सिर झुकाकर कहा, युवा स्वामी, आपके आभार का धन्यवाद। हालांकि वह भली भांति जानता था कि स्वर्गीय श्रेणी के इस खजाने की रक्षा को भेद पाना आसान नहीं होगा। उसकी पहले की हमला व्यर्थ गया था, जिससे वह समझ चुका था कि यह हड्डी चबाना बहुत कठिन होगा। लेकिन सौभाग्य से प्रिया की शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि वह स्वयं और अर्जुन दोनों की रक्षा लंबे समय तक कर सके। यदि लगातार हमले जारी रखे जाते तो इस सुरक्षा प्रत को तोड़ने का अवसर मिल सकता था। आरंभ करो। यह सोचते ही विनय ने सुरक्षा प्रत पर प्रहार करना शुरू कर दिया। साथ ही रक्त संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने भी अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार होते इन हमलों से सुरक्षा परत पर तरंगें उठने लगीं, लेकिन यह सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि उसके अंदर मौजूद अर्जुन और प्रिया को कोई क्षति नहीं पहुंची। सभी हमले सुरक्षा परत के बाहर ही नष्ट हो रहे थे। यह देखकर अर्जुन की आंखों में एक उम्मीद की किरण झलकने लगी। उसके मस्तिष्क में विचारों की झड़ी लग गई कि इस सुरक्षा परत के समाप्त होने से पहले किसी तरह बचने का रास्ता खोजा जाए। तभी प्रिया ने अचानक पूछा, छोटे भाई, क्या तुम डर रहे हो? क्या? अर्जुन ने अचरज से उसकी ओर देखा। हम मर सकते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, डरने की क्या बात है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उसने अपनी दृष्टि विशाल सिंह की ओर घुमाई। उसके मन में विचार आया कि यदि वह विशाल सिंह को पकड़ ले तो शायद स्थिति बदल सकती है। लेकिन रक्त संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धाओं की सुरक्षा को भेद कर विशाल सिंह तक पहुंचना आसान नहीं था।
शायद प्रिया की ताकत भी इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं होगी। प्रिया मुस्कुराई और धीरे से बोली, मुझे डर नहीं लग रहा। उन्हें नहीं पता कि वे क्या करने जा रहे हैं। अर्जुन उसकी बात सुनकर चौंक गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक पूरी घाटी का रंग बदलने लगा। मध्य रात्रि 7 जुलाई की रात, जब यिन ऊर्जा का संगम होता है, उस क्षण 9 यिन अमृत क्रिस्टल के एकत्र होने के स्थान से ठंडी और भयावह यिन ऊर्जा भूमि से बाहर निकलने लगी। यह ऊर्जा एक विशाल अदृश्य हाथ का रूप लेती जा रही थी, जो तेजी से फैल रहा था। इसे देख कोई भी भयभीत हो सकता था। पल भर में पूरी घाटी का तापमान गिर गया। अस्थियों तक ठंड पहुंचाने वाली इस ऊर्जा ने सभी को कांपने पर मजबूर कर दिया। रक्त संप्रदाय के योद्धाओं ने महसूस किया कि वातावरण में व्याप्त यिन ऊर्जा उनके आंतरिक ऊर्जा को सोख रही थी। यद्यपि यह ऊर्जा असुविधाजनक थी, लेकिन वे अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए यह उनके लिए जीवन घाती नहीं थी। लेकिन आंधी सदन के वे शिष्य, जिनकी साधना की शक्ति कम थी, वे अधिक समय तक इस ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते थे। यदि वे यहां अधिक देर तक रुके तो उनकी आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वे ठंड से मर जाएंगे। पल भर में पूरी घाटी घने यिन ऊर्जा के कोहरे में लिपट गई। तभी प्रिया अचानक आगे बढ़ी। उसकी चाल इतनी सुंदर और मोहक थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह कोई नृत्य कर रही हो। उसने कुछ रहस्यमयी हस्त मुद्राएं बनाई और उसकी आंतरिक ऊर्जा विभाजित होकर चारों दिशाओं में फैलने लगी। प्रिया के रहस्यमय हाथों की गतियों के साथ पूरी घाटी में फैली घनी यिन ऊर्जा तीव्र प्रतिक्रिया देने लगी। यदि कोई ऊपर से घाटी को देखता तो यह दृश्य खौलते पानी के समान प्रतीत होता, जैसे कि यिन ऊर्जा जीवित हो, चारों ओर घूमती और उग्र रूप लेती। यह भयावह था। यह अच्छा संकेत नहीं है, विनय चिल्लाया। हालांकि वह ठीक ठीक नहीं समझ पाया कि प्रिया क्या कर रही थी, लेकिन एक सच्चे तत्व सीमा के 5वें स्तर के योद्धा होने के नाते वह अनुमान लगा सकता था कि यह उनके लिए खतरे की घंटी थी। यह युवती निश्चित रूप से पहले से ही इस घाटी में कोई जटिल संरचना स्थापित कर चुकी थी और अब इसे सक्रिय करने के प्रयास में थी। यदि वह वास्तव में इस संरचना को सक्रिय कर देती तो स्थिति पूरी तरह पलट सकती थी। जोर लगाओ, जल्दी से इस प्रकाशीय पर्दे को तोड़ने में मेरी मदद करो, विनय गर्जा। वह प्रिया को पकड़ना चाहता था, इससे पहले कि वह सफलतापूर्वक अपनी संरचना को सक्रिय कर पाती, अन्यथा यह मामला उनके लिए भारी पड़ सकता था। तुम सब भी आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। उसने आंधी सदन के उन शिष्यों को धमकाया जो किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे। नरेश और अन्य शिष्य डर गए। वे पहले से ही समझ चुके थे कि इस लड़ाई में उनका योगदान नगण्य होगा, लेकिन जैसे ही विनय का आदेश आया, वे तुरंत मदद के लिए आगे बढ़े। हालांकि उनकी क्षमताएं कम थीं, लेकिन संयुक्त रूप से हमला करने से इस ऊर्जा पर्दे की रक्षा शक्ति कमजोर की जा सकती थी। वहां मौजूद 12 लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और पूरी शक्ति के साथ पर्दे पर हमला करने लगे। इस पर किए गए हमलों से इसकी सतह पर कई लहरें उठीं, जिससे यह ऐसा लगने लगा कि यह कभी भी टूट सकता है, लेकिन यह अभी भी मजबूती से टिका रहा। प्रिया के पास खड़े अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी साधना का स्तर बहुत कम था। वह केवल प्रिया के पास खड़ा होकर उसकी रक्षा के लिए तैयार रह सकता था। यदि पर्दा टूटता तो वह जो भी शक्ति उसके पास थी उसे लगाकर प्रिया को बचाने का प्रयास करता। प्रिया की उंगलियां तेजी से हिलने लगीं और अचानक उसकी गति इतनी बढ़ गई कि उसकी हथेलियों की छवियां बनती दिखाई देने लगीं। इससे यिन ऊर्जा पहले से अधिक भयंकर हो गई, तेजी से बहने लगी, जैसे भेड़ियों की हुंकार और भूतों की चीखें गूंज रही हों। यह दृश्य दिल दहलाने वाला था। दूसरी ओर विनय की आंखों में लालच स्पष्ट था। उसने उस रक्षा उपकरण के स्तर को कम आंका था। यह निश्चित रूप से स्वर्गीय स्तर की उच्च स्तरीय वस्तु थी, अन्यथा यह इतनी देर तक उनके संयुक्त हमले का सामना नहीं कर पाती। स्वर्गीय स्तर की वस्तु, यह वस्तु अमर उत्थान सीमा के उच्चतम स्तर के योद्धाओं के हमलों को भी रोक सकती थी। यदि यह उसके हाथ लग जाए तो यह उसके लिए जीवन दान से कम न होता। एक अगरबत्ती जलने जितने समय के बाद
ऊर्जा पर्दे पर एक हल्की दरार उभर आई। जैसे ही दरार प्रकट हुई, प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। इस रक्षा उपकरण को सक्रिय करने के लिए उसने अपनी विश्व ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। इसके अलावा इस संरचना को पूरा करने के लिए उसे लगातार अपनी विश्व ऊर्जा को विभाजित करना पड़ा, जिससे उसकी ऊर्जा और अधिक कम हो गई। इस अवसर को देखकर विनय ने और जोर लगाकर हमला करने का आदेश दिया और अपने अंदर की सारी क्रूरता को उजागर कर दिया। उसने अपनी विश्व ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित किया और एक घातक वार करने के लिए तैयार हो गया। एक शक्तिशाली हथेली प्रहार करते ही पूरे पर्दे में कंपन होने लगा, जिससे प्रिया का छोटा सा शरीर भी कांप गया। इस वार के बाद उसका चेहरा और अधिक पीला पड़ गया। अब पूरी ऊर्जा परत पर दरारें उभर आई थीं, मानो कोई जाले की संरचना हो। हा हा हा, विनय जोर जोर से हंसा। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह एक और शक्तिशाली वार करता तो यह पर्दा पूरी तरह से टूट जाता। लेकिन ठीक उसी क्षण पूरी घाटी में फैली यिन ऊर्जा अचानक स्थिर हो गई। वह तेज चीखें और रोने की आवाजें भी थम गईं। प्रिया की आंखें चमक उठीं और उसने मधुर लेकिन दृढ़ आवाज में पुकारा, मुद्रांकन। उस क्षण उसकी तैयारियां पूरी हो गई थीं। धड़ाम धड़ाम, आसमान से अचानक काले रंग की मोटी लोहे जैसी जंजीरें प्रकट होने लगीं। उनके साथ ताले बंद होने की आवाजें गूंज उठीं। हैरान होकर ऊपर देखते ही उन्होंने देखा कि 10 फुट लंबी मोटी और काली जंजीरें आसमान में तैर रही थीं। ये जंजीरें घनी यिन ऊर्जा से लबरेज थीं और इनमें से निकलने वाली ठंडक किसी की भी हड्डियों को जमा सकती थी। ये काली यिन ऊर्जा से भरी जंजीरें रक्त संप्रदाय और आंधी सदन के योद्धाओं के सिर के ऊपर घूम रही थीं। अगले ही पल, जैसे कि वे स्वयं चेतन थीं, वे इन लोगों की ओर झपट पड़ी। विनय का चेहरा विकृत हो गया। वह समझ चुका था कि वह एक कदम देर कर चुका है। हड़बड़ाकर उसने जल्दी से एक और हथेली प्रहार पर्दे की ओर किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही प्रिया ने अपने सुरक्षात्मक उपकरण को पुनः सक्रिय किया, उसका शरीर एक चमकदार आभा से घिर गया। लेकिन वह घातक प्रहार बिना रुके उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा था। उसी क्षण सतर्क अर्जुन ने मौका भांप लिया। जैसे ही वह प्रहार प्रिया तक पहुंचने वाला था, उसने तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन वह थोड़ी देर कर चुका था। प्रहार उसके शरीर को छू गया, जिससे उसकी सुंदर मुखाकृति पल भर के लिए पीड़ा से सिहर उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने उसके सिर को अपनी छाती में छुपा लिया और तेजी से वहां से भाग निकला। दुश्मनों की संख्या अधिक थी और उनकी शक्ति भी अत्यधिक थी। अर्जुन मूर्ख नहीं था कि उनसे सीधे टकराने की गलती करता। जैसे ही अर्जुन प्रिया को लेकर वहां से भागा, काली ऊर्जा से बनी जंजीरों ने अंततः रक्त संप्रदाय के योद्धाओं को जकड़ लिया। कुल 8 जंजीरें हवा में लहराते हुए तेजी से आगे बढ़ीं। उनमें से 3 विशेष रूप से वेंकटनाथ की ओर बढ़ीं, जबकि बाकी 5 ने अन्य पृथक्करण और पुनर्मिलन अवस्था तथा ऊर्जा परिवर्तन स्तर के योद्धाओं को जकड़ लिया। जो भी इन जंजीरों से बंधे थे, उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सोचा, जंजीरें उनके शरीर में समा गईं और गायब हो गईं। वेंकटनाथ ने तुरंत महसूस किया कि उसकी सच्ची ऊर्जा की शक्ति दबा दी गई है। एक भारी कराह के साथ उसने रक्त की एक धार उगल दी। पृथक्करण और पुनर्मिलन अवस्था के 3 योद्धा और ऊर्जा परिवर्तन स्तर के शिष्य भी इसी हालत में थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उन्होंने भी खून की उल्टी कर दी। वहीं शेष ऊर्जा परिवर्तन स्तर का एक शिष्य तो तुरंत ही दम तोड़ चुका था। यह क्या हो रहा है? लंबोदर सिंह ने गुस्से से दहाड़ा। वह आंखों के सामने हो रही घटनाओं से स्तब्ध था। अभी कुछ ही क्षण पहले वह यह सोचकर प्रसन्न था कि उसके पास एक स्वर्गीय श्रेणी का सुरक्षात्मक खजाना है और वह प्रिया के शरीर को अपने अधीन कर सकता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। देखते ही देखते उसके कई आदमी मर चुके थे और 5 गंभीर रूप से घायल थे। यहाँ तक कि वेंकटनाथ भी बुरी हालत में था। लंबोदर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जीत उसके हाथ से निकल चुकी थी। शांत हो जाइए युवराज लंबोदर,
दर्द से कराहते हुए वेंकटनाथ ने कहा और अपने शरीर में प्रवाहित हो रही ठंडक को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस लड़की ने पहले से ही यहाँ कोई जटिल व्यवस्था कर रखी थी। उसने इस स्थान के वातावरण का सहारा लेकर कोई रहस्यमयी शक्ति सक्रिय कर दी। मेरी थोड़ी सी लापरवाही हमें भारी पड़ गई। निकम्मों का झुंड! लंबोदर सिंह ने क्रोध में जमीन पर पैर पटका और चिल्लाया, सिर्फ 2 लोगों को काबू करने में इतनी बड़ी सेना नाकाम हो गई। वेंकटनाथ के चेहरे पर एक क्षण के लिए क्रोध की झलक आई, लेकिन उसने उसे दबा लिया और ठंडी आवाज में कहा, हमने भले ही नुकसान उठाया हो, लेकिन वह लड़की भी अब अधिक समय तक नहीं टिक सकेगी। उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो चुकी होगी। अगर हम अभी उन्हें पकड़ लें तो वे हमारे लिए निसहाय भेड़े होंगी। लंबोदर सिंह ने तुरंत आदेश दिया, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से उनका पीछा करो। इसके बाद उसने आंधी सदन के शिष्यों की ओर देखा और बोला, मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देता हूं। अगर तुम उस लड़की को पकड़कर मेरे पास ले आओगे तो वेंकटनाथ स्वयं तुम्हें यहां से सुरक्षित निकालने की गारंटी देंगे। प्रिया की जंजीरों ने केवल रक्त संप्रदाय के योद्धाओं को निशाना बनाया था, जिससे आंधी सदन के लोग बिना किसी गंभीर क्षति के बच गए थे। 5 शिष्यों में से किसी की मौत नहीं हुई थी और उनकी स्थिति रक्त संप्रदाय के मुकाबले कहीं बेहतर थी। क्या नरेश के पास इतना साहस था कि वह वेंकटनाथ के आदेशों की अवहेलना कर सके? हालांकि सामने वाले की स्थिति दयनीय थी, लेकिन वे सच में उनका सामना करने की शक्ति नहीं रखते थे। इस समय नरेश ने पूछा, वरिष्ठ वेंकटनाथ, क्या मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वह स्त्री अब पलटकर हमला करने में असमर्थ है? निश्चित रूप से, वेंकटनाथ ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। अब जाओ और उनका पीछा करो, यहां तक कि तुम भी उसे आसानी से पकड़ सकते हो। उसे पकड़कर युवराज लंबोदर सिंह के पास लाओ। यह करने से तुम्हें भी बहुत लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, हम उनका पीछा करेंगे। नरेश की आंखों में पागलपन और नफरत की लकीरें चमक उठी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसने कई खूनी लड़ाइयां लड़ी थीं। आंधी सदन के अन्य शिष्यों के साथ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उनके सभी अधकचरे शरीर स्तर के शिष्य मर चुके थे। उसकी नाराजगी वेंकटनाथ पर निकालने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका गुस्सा अर्जुन और प्रिया पर निकलने वाला था। अब जबकि प्रिया पूरी तरह से अपनी ऊर्जा खो चुकी थी और अर्जुन उनके सामने कोई चुनौती नहीं था, वे उनका आसानी से सामना कर सकते थे। जैसे ही आंधी सदन के लोग गहरे काली आंधी घाटी में घुसे, वेंकटनाथ ने रक्त संप्रदाय के शेष योद्धाओं की ओर देखा और कहा, तुम भी जाओ। यह सुनिश्चित करो कि वह लड़की भाग न पाए। उसके पीछे निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा, और यदि आज की घटना की खबर बाहर गई तो हमें भारी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। समझ गए? हालांकि वे लोग भी अत्यंत कमजोर हो चुके थे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें यह आदेश मानना ही था। अब वहां केवल लंबोदर सिंह और वेंकटनाथ ही बचे थे। लंबोदर सिंह का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा और उसने पूछा, प्रभु वेंकटनाथ, यह क्या हो रहा है? वेंकटनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कड़वाहट से कहा, मुझे नहीं पता कि उस स्त्री ने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन मेरी ऊर्जा 3 परतों वाली किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ दी गई है। इससे मेरी शक्ति और विश्व ऊर्जा पूरी तरह से बाधित हो गई है। क्या उसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति है? लंबोदर सिंह स्तब्ध रह गया। वेंकटनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। रक्त संप्रदाय के अन्य योद्धा भी इस शक्ति को सहन नहीं कर पाए। वे केवल अपनी कुल शक्ति का 30% ही उपयोग कर सकते हैं। अब क्या किया जाए? लंबोदर सिंह ने बेचैनी से पूछा। चिंता मत करो, वेंकटनाथ ने सिर हिलाया। मैंने आंधी सदन के शिष्यों से झूठ नहीं बोला। उस लड़की ने बहुत शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया है और इतने लंबे समय तक अपने सुरक्षात्मक खजाने को सक्रिय रखा है। इस कारण उसके ऊर्जा स्रोत में अब एक भी बूंद विश्व ऊर्जा नहीं बची होगी। इसके अलावा मैंने उसे प्रहार किया है। वह अब लड़ने योग्य नहीं रही। जैसे ही वे उसे पकड़ लेंगे, वह आपकी होगी। यह सुनकर लंबोदर सिंह ने राहत की सांस ली। वह वेंकटनाथ से प्रभावित था और चाहता था कि वह सदैव उसके पक्ष में रहे। इसलिए उसने कहा,
मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि दादाजी आपके इस योगदान के बारे में जाने। वेंकटनाथ संतुष्ट होकर मुस्कुराया और बोला, युवराज, लंबोदर को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हम सब एक ही परिवार हैं। अब मैं युवराज लंबोदर से एक निवेदन करता हूं कि वह मेरे लिए पहरा दें। मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या मैं इस यिन ऊर्जा की जंजीर से खुद को मुक्त कर सकता हूं। कोई समस्या नहीं। उनकी पूरी बातचीत के दौरान अर्जुन का नाम तक नहीं लिया गया था। उनकी नजर में प्रिया ही सबसे बड़ी चुनौती थी और अर्जुन का अस्तित्व उनके लिए तुच्छ था। चूंकि प्रिया अब गंभीर रूप से घायल और निर्बल थी, यदि वे उसे पकड़ लेते तो उनकी जीत सुनिश्चित थी। इस समय अर्जुन प्रिया को लेकर घाटी के छोर पर पहुंच चुका था। वहां उसे एक संकरी गुफा मिली जो कुछ फीट ऊंची और कुछ फीट गहरी थी, जिसमें दोनों आसानी से समा सकते थे। अर्जुन ने प्रिया को भीतर रखा और फिर बाहर आकर झाड़ियों से गुफा के प्रवेश को ढक दिया ताकि यह छिपा रहे। इसके बाद अर्जुन को प्रिया को इतनी मजबूती से पकड़ना पड़ा कि ऐसा लगा जैसे वे दोनों एक ही शरीर में समा गए हों। कुछ मत बोलो, कोई हमारा पीछा कर रहा है, अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रिया को अपने सीने से लगाते हुए। प्रिया का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वह अपनी सांस रोककर पूरी तरह शांत रहने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद नरेश और उसके लोग उस दरार के पास से तेजी से गुजर गए। उनके कदमों की आहट धीरे धीरे दूर जाती चली गई। दोनों पक्षों के बीच केवल कुछ ही फीट का फासला था, लेकिन घनी यिन ऊर्जा से भरी इस रात में अर्जुन और प्रिया को छिपने का एकदम सही अवसर मिल गया था। जैसे ही नरेश और उसका दल वहां से दूर चला गया, प्रिया अब और सहन नहीं कर सकी और एक जोरदार खांसी के साथ उसके मुंह से खून निकल पड़ा। उसकी नकाब के रेशमी कपड़े तुरंत गहरे लाल रंग में रंग गए। वेंकटनाथ का हमला उसे गहरी चोट पहुंचा चुका था। क्या तुम ठीक हो? अर्जुन ने घबराए हुए स्वर में पूछा। मुझे औषधि निकाल कर दो। प्रिया की आवाज बेहद कमजोर थी। उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर ढहने लगा। इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह अपनी उंगलियों तक हिला सके। औषधि कहां है? मेरे वस्त्रों के अंदर। अर्जुन ने जल्दबाजी में अपना हाथ उसके वस्त्रों के भीतर डाला, लेकिन अगले ही क्षण जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। उसने प्रिया की ओर देखा और उसकी आंखों में संकोच था। प्रिया भी उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसके फीके पड़े चेहरे पर हल्की लाली फैल गई और उसका शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। जब अर्जुन ने उसकी कोमल जटिल कढ़ाई वाले कपड़ों के नीचे औषधि ढूंढने की कोशिश की, तो प्रिया को ऐसा लगा मानो बिजली का झटका उसके शरीर के आर पार हो गया हो। थोड़ा सहन करो, अर्जुन ने खुद को संयमित रखते हुए धीमे स्वर में कहा और एक बार फिर अपनी तलाश जारी रखी। प्रिया केवल एक हल्का परिधान पहने थी, जिसके नीचे उसका कोमल शरीर था। अर्जुन का हाथ जैसे ही वहां पहुंचा, उसे लगा जैसे वह किसी जादुई जगह पर आ गया हो। एक जोड़ी पूर्ण, कोमल, गर्म एहसास से भरे उभार, जो न तो बहुत बड़े थे और न ही बहुत छोटे, पूरी तरह उसकी हथेली में समा सकते थे। उसकी उंगलियां जब वहां फिसल रही थीं, तो हर हलचल पर प्रिया का शरीर हल्का सा हिल जाता था। अर्जुन इस स्थिति को संभाल सकता था क्योंकि वह स्वभाव से निडर था, लेकिन प्रिया की आंखों में शर्म और गुस्से के मिश्रित भाव थे। उसकी हल्की हल्की सांसें भी नशीली लग रही थीं, मानो उसमें कोई अलौकिक शक्ति हो। कुछ मत सोचो, अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी खोज रही थीं। आखिरकार प्रिया ने हिम्मत जुटाई और कमजोर आवाज में बोली, दूसरी ओर है। ओह! अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इतनी देर से गलत जगह पर ढूंढ रहा था। अब उसने दूसरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और गहराई में खोज करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसे कुछ छोटी बोतलें मिलीं। इस प्रक्रिया में प्रिया के शरीर ने कई बार झटके महसूस किए। कौन सी बोतल लेनी है? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। बीच वाली, प्रिया ने कमजोर स्वर में कहा। उसकी आंखें छुपे हुए भावों से भरी थीं। अर्जुन ने झटपट बीच की बोतल निकाली और उसमें से औषधि निकालकर प्रिया के मुंह में डाल दी। प्रिया की शारीरिक संरचना विशेष थी। वह औषधि आत्मसात करने वाली अद्वितीय देह की स्वामिनी थी। इस कारण
वह कितनी भी औषधियां खा सकती थी, उन्हें पचाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। औषधि पेट में पहुंचते ही उसने ध्यानस्थ मुद्रा में बैठना शुरू कर दिया। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर बाहर की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया, किसी भी संभावित खतरे को भांपने के लिए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर एक हल्की लाली थी। अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। जब उसे पिछले कुछ क्षण याद आए तो उसके चेहरे पर गर्मी बढ़ गई। वह जानती थी कि उस समय कोई और उपाय नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि कहीं छुपने के लिए जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें समा जाए। अर्जुन, जो पहरा दे रहा था, अचानक उसके नजरें महसूस कर सका और उसने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। अब कैसी हो? उसने चिंतित स्वर में पूछा। प्रिया ने हड़बड़ी में अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और धीरे से जवाब दिया, अब जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अभी लड़ने में असमर्थ हूं। कोई बात नहीं, अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब उसके मन का तनाव थोड़ा कम हो गया। प्रिया उस अपमानजनक घटना के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए उसने अपना ध्यान हटाने के लिए पूछा, तुमने यह छिपने की जगह कैसे ढूंढी? यह स्थान वास्तव में आदर्श था। इतने अंधेरे में अर्जुन ने इसे कैसे खोज लिया था? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, जब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तब मैंने आसपास की जगहों की जांच की थी और गलती से यह जगह मिल गई। उस समय मैंने नहीं सोचा था कि यह हमारी जान बचाने का स्थान बन जाएगा। यह सच में किस्मत की बात है। प्रिया ने हल्की सांस लेते हुए कहा, तुम आराम करो, जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होगा मैं तुम्हें यहां से बाहर ले जाऊंगा, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। प्रिया का चेहरा हल्का मुरझा गया और उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हम यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन चकित था। सब कुछ हमारी क्षमता और कोशिश पर निर्भर करता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? प्रिया ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैंने जब 9 मेघ 8 तालों की मुहर तोड़ी थी, तभी यह पूरी घाटी सील हो गई थी। सूर्योदय से पहले यहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने समझते हुए पूछा, तो जब तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, तब तुम इस व्यवस्था की तैयारी कर रही थी? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं इस व्यवस्था का उपयोग 9 येन अमृत क्रिस्टल को नियंत्रित करने के लिए करना चाहती थी, लेकिन मुझे इसे पहले ही सक्रिय करना पड़ा। क्या वे काली जंजीरें इस व्यवस्था का ही हिस्सा थीं? अर्जुन ने थोड़ी उम्मीद से पूछा। हां, प्रिया ने जवाब दिया। क्या वे लोग उससे मारे गए होंगे? अर्जुन ने आशा से पूछा। यदि वे सभी ताकतवर योद्धा मर चुके होते, तो यह उनके लिए भागने का सही मौका होता। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, यह व्यवस्था इतनी शक्तिशाली नहीं है कि उन्हें मार सके। वे सभी कमजोर नहीं हैं। यह अधिकतम 1-2 लोगों को समाप्त कर सकती है, वह भी उन्हीं को जिनकी शक्ति सबसे कम थी। यह भी कम नहीं है, अर्जुन ने सोचा और हल्की निराशा जताई। लेकिन प्रिया ने धीरे से कहा, हालांकि यह उन्हें मार नहीं सकती, लेकिन यह जंजीरें उनकी ऊर्जा को रोक सकती हैं। उनके शरीर में घुसकर यह उनके अधिकतर बल को सील कर देंगी और सूर्योदय से पहले वे अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि तब तक मैं भी कुछ हद तक अपनी ऊर्जा वापस पा लूंगी और फिर हम साथ में भाग सकते हैं। अचानक अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने उत्साह से प्रिया की ओर देखा और पूछा, तुमने कहा कि उनकी शक्ति सील हो गई है, तो कितना हिस्सा? प्रिया ने कुछ क्षण सोचकर कहा, कम से कम 60 से 70%, और जो सच्चे तत्व सीमा के योद्धा हैं, उनकी लगभग 80% शक्ति सील हो चुकी होगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सकते। अर्जुन की आंखों में रोमांच झलकने लगा, मानो उसे कुछ नया करने का मौका मिल गया हो। प्रिया चिंतित होकर उसकी ओर देखने लगी। तुम क्या सोच रहे हो? भले ही उनकी शक्ति सील हो चुकी हो, तुम उनसे लड़ नहीं सकते। अर्जुन, कृपया कोई मूर्खता मत करना। वह जानती थी कि अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा है। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा?
और यह मत भूलो कि हम उस स्थान पर हैं जहां 9 यिन अमृत क्रिस्टल एकत्र होते हैं। न केवल उनकी शक्ति सील हुई है, बल्कि उन्हें यहाँ की यिन ऊर्जा से बचने के लिए अपनी विश्व ऊर्जा भी खर्च करनी पड़ेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वे और अधिक कमजोर होते जाएंगे, लेकिन वे बहुत ज्यादा हैं। प्रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोली, जल्दबाजी मत करो। अर्जुन ने उसके हाथों को हल्के से थपथपाया और गंभीर स्वर में कहा, चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है। यदि हम यहां छुपे रहे तो सूनर और लेटर हमें खोज लिया जाएगा। उस समय हम एक उल्टे पड़े कछुए की तरह हो जाएंगे जो केवल अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। अगर हम पहले हमला करें तो शायद हमारे पास बचने का एक छोटा सा मौका हो। प्रिया उसे रोकने के लिए कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में दृढ़ संकल्प देख वह चुप रह गई। नहीं, प्रिया ने जोर से सिर हिलाया जैसे कोई रट्टा बजाने वाला डमरू। मैं तुम्हारी सीनियर बहन हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। अगर तुम अभी बाहर गए तो अपनी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं होगा। घाटी में मौजूद यिन ऊर्जा तुम्हारी पूरी विश्व ऊर्जा को खत्म कर देगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर ठोस लहजे में कहा, सीनियर बहन, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे मत रोकना। तुमने देखा ही है कि लक्ष्मण तिवारी की मानसिकता कैसी है। अगर तुम उसके हाथ लग गईं तो तुम्हारे साथ क्या होगा, यह तुम्हें मुझसे बेहतर पता है। प्रिया का शरीर हल्के से कांप उठा। तो फिर मुझे मत रोको। अर्जुन ने अपना हाथ झटका और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। अगर तुम जिद पर अड़े हो तो कम से कम यह रत्न धारण कर लो, प्रिया ने निराश होकर कहा। उसकी मौजूदा स्थिति में वह अर्जुन को रोक नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल उसे सुरक्षा देने का प्रयास कर सकती थी। तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है, अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। मुझ पर चिंता मत करो। हालांकि मैं अभी प्रारंभिक तत्व की चौथी अवस्था में हूं, लेकिन मेरे पास अपनी विश्व ऊर्जा को पुनः स्थापित करने का तरीका है। इस घाटी की यिन ऊर्जा मुझ पर प्रभाव नहीं डालेगी। उल्टा, अगर किसी ने इस जगह को खोज लिया तो क्या तुम उनका सामना कर पाओगी? मैं अपनी कुछ विश्व ऊर्जा पुनः प्राप्त कर चुकी हूँ। मैं अपनी रक्षात्मक वस्तु दोबारा सक्रिय कर सकती हूँ। साथ ही उनकी वास्तविक शक्ति पहले ही दब चुकी है। वे मुझ पर हमला नहीं कर पाएंगे। यह राहत की बात है। अर्जुन ने सिर हिलाया और गुफा से बाहर निकलने लगा। काफी समय से शांत बैठने के बाद अब वह कुछ करने जा रहा था। उसका चेहरा कठोर संकल्प से भरा हुआ था। कुछ कदम चलते ही वह अचानक रुका और हल्की आवाज में कहा, सीनियर बहन, अगर मैं सुबह तक वापस न आऊं तो अद्वितीय गुरुकुल लौट जाना। प्रिया का दिल कसकर जकड़ गया। उसके भीतर एक अज्ञात पीड़ा उठी। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया, अगर मैं वापस आऊं तो क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? कैसा वादा? प्रिया ने अपने भीतर की वेदना को छुपाते हुए पूछा। जब मैं लौटूंगा तब बताऊंगा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा और गुफा से बाहर निकल आया। उसने सावधानी से दरार को छिपा दिया और सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख न सके। फिर वह धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। अब वह प्रिया को अकेले उस वीरान गुफा में छोड़ चुका था। रात अभी भी गहरी थी। सूर्योदय होने में अभी 3-4 घंटे बाकी थे और इस दौरान अर्जुन को कई दुश्मनों का सामना करना था। यह आसान लड़ाई नहीं होने वाली थी। जंगल में कुछ लोग तेजी से भाग रहे थे। अर्जुन ने एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर प्रतीक्षा की। उनकी पदचाप सुनकर ऐसा लग रहा था कि वे 2 लोग हैं। अर्जुन को नहीं पता था कि वे किस गुट से थे और उनका शक्ति स्तर क्या था, इसलिए उसने पहले उन्हें देखने और फिर निर्णय लेने का निश्चय किया। अगर वे शक्तिशाली हुए तो उसे छिपकर सही मौका देखना पड़ेगा। जैसे जैसे वे नजदीक आए, एक आवाज सुनाई दी, सीनियर भाई शेर, वे कहां गए? हमने इतनी देर से खोज की, फिर भी कुछ नहीं मिला। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, छोटे भाई, चिंता मत करो। सीनियर भाई नरेश और रक्त संप्रदाय के लोग भी खोज में लगे हुए हैं। अर्जुन ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। हम तो बस औपचारिकता निभा रहे हैं। हो सकता है कि अभी तक वे अर्जुन और उस लड़की को पकड़ चुके हों। वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। अगर वह लक्ष्मण तिवारी के हाथ लग गई तो उसके साथ क्या होगा, ये सोचकर भी डर लग रहा है।
शेर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लक्ष्मण एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, उसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हमारा भी समय आएगा। तभी उनके सामने कुछ कदमों की दूरी पर एक आकृति प्रकट हुई। कौन है वहां? शेर ने चौंक कर पूछा। अंधेरे में हल्की हंसी गूंजी। क्या तुम मुझे ही खोज रहे थे? शेर और उसका साथी चौकन्ने हो गए। अर्जुन! शेर उत्साहित होकर चिल्लाया। इस अंधेरे और घने जंगल में बिना किसी जाल के उसे ढूंढ लेना उनके लिए सौभाग्य की बात थी। अब उन्हें उसे पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन शेर की तरह अर्जुन भी खुश था। उनकी बातचीत से अर्जुन को उनकी ताकत का अंदाजा लग चुका था। नरेश के अलावा, जो ऊर्जा रूपांतरण की पहली अवस्था में था, बाकी 4 शिष्य प्रारंभिक तत्व की अवस्था में थे। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। आंधी सदन के इन 2 शिष्यों की अर्जुन से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब वे उसका पीछा कर रहे थे तब उनके कई भाई मारे गए थे। वे विनय से प्रतिशोध लेने की शक्ति नहीं रखते थे, इसलिए अपनी भड़ास केवल अर्जुन पर ही निकाल सकते थे। अब जब वे अपने कथित दुश्मन के सामने थे तो स्वाभाविक रूप से वे क्रोधित हो उठे। भाई शेर सिंह अर्जुन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए मुस्कुराए और ठंडे स्वर में बोले, काफी हिम्मती हो जो हमारे सामने आकर खड़े हो गए। वह महिला शिष्या कहां है जिसे तुमने बचाया था? अगर मुझे हरा सको तो बता दूंगा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींची, जिससे उनकी हड्डियों की चरमराहट सुनाई दी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शेर सिंह हंसते हुए बोले, बड़ी हेकड़ी है छोटे भाई, इसे सबक सिखाने के बाद इसका सामान समेट लेना। इतना कहकर उन्होंने अपनी कमर से लटक रही तलवार को म्यान से निकाला और एक आक्रामक मुद्रा में अर्जुन पर वार किया। शेर सिंह प्रारंभिक तत्व की 6ठी स्तर के योद्धा थे, जबकि अर्जुन केवल 4थे स्तर पर था। उनके बीच 2 स्तरों का अंतर था। ऊपर से शेर सिंह के पास एक धारदार हथियार भी था, जो उसे अतिरिक्त लाभ दे रहा था। हालांकि यह वार सिर्फ परखने के लिए था। शेर सिंह को यकीन था कि इस हमले से वे अर्जुन को हरा नहीं सकते थे। अंधेरे में तलवार चमकी और अर्जुन ने तेजी से एक ओर हटकर इसे चकमा दिया। इसके तुरंत बाद शेर सिंह ने अपनी तलवार फिर से घुमाई और एक के बाद एक कई वार किए, लेकिन अर्जुन ने हर वार को कुशलता से टाल दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा पीछे हट गए। शेर सिंह व्यंग्य पूर्वक बोले, छोटे चावल के दाने, तू भी सितारे छूने का सपना देखता है? अर्जुन, आज तेरी मौत तय है। आओ। पहले हुए वारों से वे अर्जुन की ताकत को समझ चुके थे। अब जब उन्हें अर्जुन की लड़ाई शैली की थोड़ी जानकारी हो गई थी तो वे आसानी से उसे मार सकते थे। उन्होंने अपने विश्व ऊर्जा को सक्रिय किया, जिससे उनकी तलवार से हवा और बिजली की आवाज आने लगी। गर्जन, वज्र, चीख। शेर सिंह ने पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाई, जिससे उसमें चमकती हुई बिजली उत्पन्न हुई। यह बिजली एक अर्धचंद्र के आकार की आक्रामक लहर के रूप में अर्जुन की छाती की ओर तेजी से बढ़ी। अर्जुन के पास इसे चकमा देने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर घबराहट का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने केवल अपनी हथेली उठाई और सीधे तलवार का सामना किया। शेर सिंह ने मन ही मन सोचा, तलवार पर बिजली का आवरण है और यह केवल एक 4थे स्तर का योद्धा है। अगर यह इसे छू भी ले तो यह पक्षाघात का शिकार हो जाएगा और मेरी दया पर निर्भर रहेगा। यही सोचकर उन्होंने तलवार की गति और तेज कर दी। अर्जुन ने एक हल्की गर्जना की। उनकी हथेली अग्नि की भांति लाल हो गई। अचानक शेर सिंह को महसूस हुआ कि उनके सामने एक गर्म हवा की लहर दौड़ पड़ी, जिसने पूरे वातावरण को तपिश से भर दिया। उन्हें ऐसा लगा मानो वे आग के समुद्र में गिर गए हों। छन्न! एक धातु टकराने की तेज आवाज आई। अर्जुन की हथेली सीधे तलवार से टकराई, परंतु जैसे ही बिजली उनकी हथेली के संपर्क में आई, वह तुरंत ही गायब हो गई। इस टकराव के कारण तलवार अपने मूल पथ से भटक गई और अर्जुन की कंधे को केवल हल्का सा खरोंचने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। शेर सिंह हक्का बक्का रह गए। इस संघर्ष में उन्होंने महसूस किया कि उनकी विश्व ऊर्जा अर्जुन की ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं थी।
क्या यह सच में केवल प्रारंभिक तत्व जिंक का चौथे स्तर का योद्धा था, या फिर इसकी विश्व ऊर्जा उनसे अधिक शुद्ध थी? इसके अलावा अर्जुन की हथेली में जो ऊर्जा थी वह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध थी। अगर ऐसा न होता तो वह बिजली को समाप्त नहीं कर पाता। शेर सिंह असमंजस में थे। उन्होंने अपनी तलवार वापस खींची और पीछे हटने लगे ताकि अपनी ऊर्जा को स्थिर कर सकें। लेकिन क्या अर्जुन उन्हें ऐसा करने का मौका देने वाले थे? जैसे ही वे असंतुलित हुए, अर्जुन की मुट्ठी उनके पेट में जा धंसी और उनके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। अर्जुन जानते थे कि उन्हें अभी बहुत सारे दुश्मनों से निपटना है, इसलिए उन्होंने झिझक के बिना अपनी यांग ऊर्जा की एक बूंद का उपयोग किया और पूरी ताकत से वार किया। शेर सिंह का शरीर धीरे धीरे स्थिर हो गया और एक पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। पहाड़ी घाटी में अब केवल तीव्र हवा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, जो माहौल को भयावह बना रही थीं। आंधी सदन का दूसरा शिष्य यह समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ था। कुछ पल बाद उसने कांपते हुए कहा, भाई शेर सिंह। उसके शब्द समाप्त भी नहीं हुए थे कि शेर सिंह का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने सीधा खड़े होते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाई शेर सिंह पीले मार्ग पर चला गया है। वह वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यह सुनकर वह शिष्य डर के मारे चीखते हुए भागने लगा। उसकी शक्ति शेर सिंह से भी कम थी। वह केवल प्रारंभिक तत्व जिंक के 5वें स्तर पर था। अर्जुन ने जब एक ही वार में शेर सिंह को मार गिराया तो वह उसका सामना कैसे कर सकता था? भाग रहा है, अर्जुन ने व्यंग्य किया और शेर सिंह की गिरी हुई तलवार उठाते हुए उसका पीछा किया। यह कहा जा सकता था कि घाटी का यिन ऊर्जा अर्जुन के लिए लाभकारी थी। बाकी सभी इसकी ठंडक से कमजोर हो रहे थे, लेकिन अर्जुन, जिसने असली यांग विधि का अभ्यास किया था, इस प्रभाव से अप्रभावित था। कुछ ही समय बाद अर्जुन और उस शिष्य के बीच की दूरी कम हो गई। अब वह केवल 10 फुट की दूरी पर था। अर्जुन ने दौड़ते हुए अपनी तलवार उछाल दी। शिष्य ने इसे चकमा देने के लिए एक गति कला का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाता, तलवार उसकी गर्दन से गुजर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अब दोनों मर चुके थे और यह लड़ाई अर्जुन ने इतनी आसानी से जीत ली थी कि उसे अपने स्वर्ण कंकाल की शक्ति का भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब अर्जुन को अपनी असली शक्ति को फिर से परखने की जरूरत थी। इन 3 लोगों में से केवल नरेश ही प्रथम स्तर के प्राण ऊर्जा चरण पर था, इसलिए अगर अर्जुन को उन्हें हराना था तो यह थोड़ा कठिन हो सकता था। इसीलिए अर्जुन को पहले आंधी सदन स्टॉर्म हाउस के उन 2 शिष्यों से निपटना था जो केवल आरंभिक तत्व स्तर पर थे, ताकि वह पूरी ताकत से नरेश से लड़ सके। अर्जुन ने खुद से सोचा कि क्या वह एक प्राण ऊर्जा योद्धा से लड़ सकता है। यह सोचते ही उसके खून में उबाल आ गया। जो अर्जुन ने अनुमान लगाया था वह बिल्कुल सही निकला। बाईं ओर से आए 2 शिष्य वास्तव में आंधी सदन के ही थे। उनकी शक्ति भी उन 2 शिष्यों के समान ही थी जिन्हें अर्जुन पहले ही मार चुका था। वे भले ही मजबूत थे, लेकिन कोई विशेष खतरा नहीं थे। जब उन्होंने अपने जूनियर भाइयों की चीखें सुनी तो वे तुरंत उस दिशा में दौड़े, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे तब तक कोई पहले ही हवा में उड़ चुका था। कौन है वहां? अपने कदम रोककर दोनों शिष्य सतर्क हो गए। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने कदमों की गति और बढ़ा दी और उन पर झपट पड़ा। अर्जुन के अंदर मौजूद मारक इरादा और शत्रुता को महसूस कर वे दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, यह अर्जुन है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनके हथियार उनके हाथों में चमकने लगे। एक ने दाएं से और दूसरे ने बाएं से उस पर हमला किया। अर्जुन का युद्ध कौशल जाग चुका था। उसने उनके हमलों का बिना किसी डर के सामना किया। बिजली की गति से उसके हाथों में रक्त लाल तलवार प्रकट हुई और उसने एक हमलावर को निशाना बनाया। जिस शिष्य पर हमला हुआ उसने अपनी तलवार से वार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका साधारण हथियार अर्जुन की यांग ऊर्जा से बनी तलवार के सामने टिक नहीं सका। दोनों तलवारें टकराईं और आंधी सदन के शिष्य की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। सौभाग्य से
उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और जानलेवा हमले से बचने में सफल रहा, लेकिन फिर भी उसकी पसली पर एक गहरी चोट लग गई। शिंग! जैसे ही तलवार उसकी पसली के पास से गुजरी, हवा में जले हुए मांस की गंध फैल गई। वरिष्ठ भाई! दूसरा शिष्य घबराकर चिल्लाया और अपना हमला तुरंत पीछे खींच लिया। जीवन और मृत्यु की इस स्थिति में उसने खुद को दोबारा आंका और महसूस किया कि उसने खुद को अर्जुन की तलवार के ठीक सामने रख दिया था। अर्जुन उनके लिए कोई दया दिखाने वाला नहीं था। जैसे ही पहली तलवार टूट गई, उसने अपने हाथ से आंधी सदन के शिष्य की छाती पर एक प्रहार किया, जिससे उसकी पूरी देह में जलती हुई विश्व ऊर्जा प्रवेश कर गई। यह ऊर्जा उसके शरीर में जाते ही उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद वह पूरी तरह शांत हो गया। एक ही पल में अर्जुन ने एक और को मार गिराया और यह मौत पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। इससे पहले कि अर्जुन अगला वार करता, दूसरा आंधी सदन का शिष्य जो अभी जीवित था, उसने अपनी तलवार घुमाई। अर्जुन इस वार से नहीं बच सका, लेकिन उसने अपनी सभी मांसपेशियों को कस लिया और वार को सहने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही तलवार चमकी, उसने अर्जुन के पेट को काट दिया। तुरंत ही तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया और घाव से खून बहने लगा। लेकिन अर्जुन जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से भी अधिक खतरनाक और खूंखार दिखाई देने लगा। उसने अपनी आंखें उस शिष्य की ओर घुमा दी। वह व्यक्ति जिसने अपने छोटे भाई को अपने सामने मरते हुए देखा था, वह और कुछ नहीं सोच सका। उसके दिमाग में केवल एक ही विचार